हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जीवन में भी काम आएगा। आगे चलकर जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका इससे पीछा नहीं छूटने वाला है कि नहीं? क्योंकि बजट, गवर्नमेंट बजट, सरकारी जो बजट होता है वो एक आम जिंदगी में भी बहुत ज्यादा बदलाव जो होता है वो लाता है। वो हर साल जो है वो सरकार के द्वारा लाया जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट है उसको हर साल जो है वो एक तरीके से लाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों स्टेट जो बजट है वो एक तरीके से स्टेट करती है और सही तरीके से और सही मायने में आगे लेकर चलती है ताकि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, है कि नहीं? तो अगर आप सही मायने में बजट को पढ़ना चाहते हैं तो आप सही क्लास में हैं, ठीक है। और आज हम लोग बजट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बजट को दो तीन पार्ट में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट बजट के बारे में बात किया जा रहा है और वो भी क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के लिए जो यूनिट नंबर 4 है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो जो कि हमारा क्या है, गवर्नमेंट बजट है, उसको देखेंगे। अब गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है? अब जैसे देखो, एक इंसान जो है अपने लाइफ में वो कुछ ना कुछ पैसा कमाता है कि नहीं है? जैसे कि जितना भी जो भी पैसा कमा रहा है, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है राम। अब वो जो है वो 50,000 रुपया कमा रहा है, 50,000 रुपीज कमा रहा है कि नहीं? तो कमाता है मतलब क्या है, ये एक तरीके का अर्निंग है, इसका अर्निंग है ना। तो अर्निंग है। अब इसके बाद ये कुछ खर्च भी करेगा, स्पेंड भी करेगा, है ना, खर्चा भी करेगा। तो जो भी खर्चा कर रहा है तो वो खर्चा किसके हिसाब से करेगा? वो खर्चा करेगा अपने अर्निंग के हिसाब से। मतलब वो स्पेंडिंग कर रहा है किसके हिसाब से? अपने अर्निंग के हिसाब से। कभी कभी वो क्या होता है, लोन वगैरह भी लेता है कि नहीं? लोन वगैरह लेता है और उसको फिर चुकाता भी है कि नहीं? और इन्वेस्ट भी करता है। तो उन सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि सरकार कैसे करती है। ये तो हो गया एक आम इंसान जो कि अपने हिसाब से बजट बनाकर उसको चीजों को आगे लेकर चलता है ताकि वो खुद ही डेवलप हो पाए और एक समाज में एक अमीर व्यक्ति बन पाए या कैसे भी किसी तरीके से वो अपने आप को लेकर चलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक आम जनता के बारे में। लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है गवर्नमेंट बजट कि सरकार जो बजट होता है और द इकोनॉमी और उसका जो असर होता है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी पर कितना पड़ता है। इन मतलब क्या है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ रही है या बढ़ेगी, वो कौन डिसाइड करता है भाई? कि बजट क्या है और बजट किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ के चलना है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट है क्या? बजट का। अब बजट का कॉन्सेप्ट में सबसे पहले गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट जो है, एक देखो हमारे कहीं भी ना बजट का इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब ये नहीं बोला गया गवर्नमेंट बजट, ये बोला गया कि एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हर साल का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट। क्या है? एस्टिमेटेड। अब देखो बजट कभी भी बनाया जाता है तो भाई हम जान रहे हैं कि यार हम इतना कमाएंगे और इसको इतना खर्च करेंगे, है कि नहीं? जैसे अगर सिंपल सी बात है कि अगर हम बजट बना रहे हैं तो हम ये यार हम इतना कमा रहे हैं तो इतना खर्च करेंगे, ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, वो सब सारी चीजें। लेकिन गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एस्टिमेटेड कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो कितना पैसा उसके पास आएगा आने वाले साल में, ठीक है, और कितना पैसा एस्टिमेटेड रिसीट है एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और कितना सरकार जो है वो खर्च करेगी। मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर तो दोनों है, एक्सपेक्टेड या फिर बोला जाए एस्टिमेटेड रिसीट या फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो भी एक अकाउंटिंग ईयर, जनरली अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और जो बजट होता है वो 1 फरवरी को आता है भाई हर साल, है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है वो कब आता है भाई? 1 फरवरी को आता है, जहां पर सरकार ये बताती है कि आने वाले साल में हमारे पास कितना पैसा आएगा और हम उस एक साल में, जो आने वाले एक साल है, उसको हम लोग उस पैसे को, जितना पैसा आएगा इतना अनुमान है, उसका हम कितना और कैसे खर्च करेंगे उसके बारे में पूरा जानकारी गवर्नमेंट बजट से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है?
कि अगर किसी भी, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि आपको एक बुद्धि, एक आपकी बुद्धि या मेंटल एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है बिना पढ़े। और जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है उसमें बेसिक सा फर्क यही होता है कि पढ़ा लिखा इंसान जो सोचता है वो समझ के, मतलब जो बोलता है या कुछ भी करता है या कोई भी काम को एनालाइज कर सकता है, प्रॉपर तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्या कर सकता है, सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जो अनपढ़ रहेगा या फिर जो पढ़ा हुआ नहीं रहेगा वो सही तरीके से सोच नहीं सकता है। सेम उसी तरीके से वो आपको ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का, ताकि हम अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा पाएं और फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएं। सेम उसी तरीके से सरकार का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट बजट लाने का, तो सबसे पहले बात है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहला काम क्या रहता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या है कि सरकार जितना भी संपत्ति है सरकार के पास, ऐसे जितना भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसका इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से करे। संसाधन ज्यादा हिंदी हो गया, जो भी रिसोर्सेस रहते हैं उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें ताकि जो सोसाइटी है वो इक्वल तरीके से डेवलप करे। मतलब क्या है, गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट द रिसोर्सेस इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटी, कि इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटी देखते हुए सरकार के पास जितना भी एक तरीके से रिसोर्सेस रहता है उसका बंटवारा किस तरीके से करें, उसके बारे में ध्यान जो है वो देकर चलते हैं सरकार और क्या इंकरेज करते हैं, सरकार इंकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या ठीक है। एंड गवर्नमेंट गिव्स अ टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी, और सरकार देखो टैक्स कंसेशन भी देती है, सब्सिडीज भी देती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो आम जनता है, ठीक है। अब तो खैर जीएसटी वगैरह जो हो गया वो आपका 2 ही कैटेगरी में बचा हो गया है ना, पहले तो 4-5 कैटेगरी हुआ करते थे। तो ये सब सारी चीजें जो है मतलब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सरकार करती है। और सरकार क्या डिस्करेज करती है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स बाय इम्पोजिंग अ हेवी टैक्स, है ना। अगर देखो कुछ ऐसा अगर सामान बन रहा है या ऐसा रिसोर्सेस है जो कि समाज के लिए अच्छा है, उसमें टैक्स कम होता है। लेकिन वही देखो अल्कोहल हो गया, अल्कोहल वगैरह हो गया, उसमें जो टैक्सेस हैं, ये सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, उसमें बहुत ज्यादा टैक्स सरकार लेती है। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भाई क्योंकि वो हार्मफुल है तो उसको समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेचा जा रहा है, लेकिन उसको डिस्करेज कैसे किया जाएगा, उसको ज्यादा पैसा लेके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। Also undertake a production of those goods which are private sector and does not take into interest, बहुत सारे ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन करना या फिर जो एक तरीके से प्राइवेट कंपनी करके नहीं चलती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करती है सरकार। दूसरा क्या है ये समझिए, अब दूसरा भी इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सीधा सा मतलब है रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज एंड इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब क्या है, अगर मान लो कि सिंपल सी बात है कि एक जो स्टेट है जैसे बिहार है, ठीक है, बिहार मान लेते हैं, और दूसरा मान लो केरला, तो 2 अलग अलग स्टेट है भाई। अब ये जो केरला है वो ज्यादा डेवलप्ड है ना, डेवलप है ये, लेकिन ये जो है वो एक तरीके से पुअर स्टेट है, मतलब गरीब राज्य भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज्यादा रिसोर्सेस अभी तक नहीं बांटे जा रहे हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होगा भाई, कि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, चाहे कि ह्यूमन रिसोर्स हो जाए चाहे कोई भी रिसोर्स हो। लेकिन यहाँ पर जो रिसोर्सेस है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, क्योंकि डेवलप है। तो भाई इनको ज्यादा पैसा दिया जाए, इनको कम पैसा देती है सरकार, ठीक है, खास कर जो सरकार के पास पैसा आता है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसका मतलब क्या, सरकार की है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी को बना के चले, कि भाई दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट कैसे मिले, ठीक है। तो गवर्नमेंट आल्सो एम्स टू अचीव अ रीजनल इक्वालिटी, कि क्या करती है, रीजनल इक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी टू द रूरल एरियाज एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर ब्रिंगिंग द बैलेंस ग्रोथ, है कि नहीं। रीजनल, कि भाई अगर रूरल एरियाज थोड़ा सा सही तरीके से नहीं चल रहा है तो रूरल एरियाज में आप कंसेशन करके देके चलिए ताकि वो चीजें थोड़ी सी आसान हो पाए, है कि नहीं। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये तो हो गया रीजन वाइज इक्वालिटी किस तरीके से हो। लेकिन जो दूसरा है वो एक तरीके से क्या, इकोनॉमिक इक्वालिटी बाय इम्पोजिंग अ टैक्सेस ऑन द रिच थ्रू प्रोवाइडिंग अ वेलफेयर। अब सोचो यहाँ पर पुअर लोग रह रहा है, तो यहाँ पर जो पुअर लोग है मतलब ये टैक्स क्या देंगे भाई, कम देंगे भाई एक तरीके से। और यहाँ पर जो रिच लोग ज्यादा रह रहे हैं भाई, तो इसका मतलब क्या, रिच लोग यहाँ पर टैक्स ज्यादा देंगे। तो अगर इक्वालिटी भी कि समाज में गरीब और अमीर है तो अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, गरीबों पर कम टैक्स लगाया जाता है, ताकि जो चीजें हैं वो आसानी तरीके से चल पाए। और जो
पैसा सरकार लाती है, उसका इस्तेमाल करती है गरीबों के कल्याण के लिए, ठीक है। तो ये भी है। ऑल्सो नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसको हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी बोलकर चलते हैं। तो ये भी चीज आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा आपको और समझ में आ गया होगा। क्लियर? यहाँ पर देखिए तो क्या है भाई, यहाँ पर सिंपल सा इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब आते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी भी जरूरी है। अब समझो कि इकोनॉमिक इक्वालिटी कर दिया, एक मतलब इक्वालिटी कर दिया भाई, रिच पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है, पुअर पर कम टैक्स लगा रहा है कि नहीं। जो गरीब राज है उनको थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और जो अमीर राज है वो अपने आप से कर ही ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बस एक छोटी सी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट की जरूरत कौन है, जो गरीब राज है, ठीक है। तो यहाँ पर अब तीसरा आता है जो ऑब्जेक्टिव में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, अब समझो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब कि आप ज्यादा महंगाई ना होने दें, मतलब क्या, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों कंट्रोल करें। क्या करें? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों कंट्रोल करके चलें। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, आम भाषा में हम लोग उसको महंगाई बोलते हैं। जब चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है कि वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है कि नहीं। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब क्या है, यहाँ पर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या है, जब प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए किसी भी चीज का, तो वो भी घाटे का सौदा है। जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब एक तरीके से कंज्यूमर के लिए घाटा है कि नहीं, कि कंज्यूमर उसको खरीदेगा कैसे भाई। और जब प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो वो एक तरीके से किसके लिए, सेलर के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए घाटा है। तो सरकार हमेशा ये चाहती है कि इकोनॉमी स्टेबल रहे, ना तो कंज्यूमर को घाटा हो, ना ही सेलर को घाटा हो, ताकि चीजें जो है आसानी तरीके से चलते रहे। इसीलिए देखो क्या करती है सरकार, गवर्नमेंट बजट इशू टू प्रिवेंट अ बिजनेस फ्लक्चुएशन लाइक अ बूम एंड डिप्रेशन, कि ऐसा ना हो कि जो बिजनेस है एक बार एक महीने बूम कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से बिजनेस हो रहा है, और दूसरे महीने नीचे जा रहा है ना। तो इन सब सारी चीजों को कंट्रोल करके सरकार चलती है और रेगुलेट करके चलती है, ताकि चीजें जो है हाथ से ना निकले। और जो हमारे देश में, इसीलिए टाइम टू टाइम क्या होता है, द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन एंड द डेफिसिट बजट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। इसीलिए पॉलिसी क्या अपनाई जाती है भाई, कि सरप्लस बजट थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, और जब डेफिसिट जो बजट होता है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। तो अगर बोला जाए सरप्लस बजट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अचीव द गोल। तो क्या करती है, गोल को अचीव करती है। अब सोचो कि भाई महंगाई हो गया, मतलब क्या हो गया कि फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो गया, तो फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो गया तो कम करो, तो सरप्लस बजट पेश करो, है कि नहीं। और यहाँ पर डेफिसिट बजट जब एक तरीके से आपका डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी सरकार सोचती है, ये गवर्नमेंट बजट के तहत, क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा मतलब क्या होता है भाई, जीडीपी का ग्रोथ, कि जीडीपी का ग्रोथ किस तरीके से, उसके बारे में भी सरकार सोचकर चलती है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। इसलिए सरकार सेविंग पर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, दोनों पर हम लोगों को बोलती है कि भाई ध्यान देके चलिए, नहीं तो हो सकता है कि जो चीजें हैं वो हाथ से निकल जाए। तो अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों करके चलना पड़ेगा, ठीक है। जिसके वजह से उसके बाद क्या होगा भाई, हमारे इंक्रीज होंगे जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे देश का फिजिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसकी जितनी वैल्यू है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, जीडीपी। तो गवर्नमेंट एम्स टू मोबिलाइज अ सफिशिएंट रिसोर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। हमेशा सरकार ये चाहती है कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़े, और ताकि जो चीजें हैं वो आसानी तरीके से चल पाए। फिफ्थ जो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, की पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा रेलवे हो गया, है कि नहीं, पोस्ट ऑफिस हो गया, और ओएनजीसी हो गया, है ना, ओएनजीसी, एलआईसी हो गया, बहुत सारी सरकारी कंपनी, एसबीआई हो गया, कि उसको किस तरीके से लेकर चले, ताकि जो सरकार जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर पा रही वो हम क्योंकि प्राइवेट कंपनी करती क्या है, सिंपल सी बात, अगर देखो बिजनेस में भी आपने पढ़ा होगा,
प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट के ऊपर फोकस करती है, लेकिन सरकारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट एज वेल एज ज्यादा फोकस रहता है उनका वेलफेयर, कि लोगों का वेलफेयर कैसे हो पाए, लोगों की भलाई कैसे हो पाए, ताकि एक सोशल वेलफेयर जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये 5 जो है वो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको देखकर चलना है और इम्पोर्टेंट भी होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से ना एक अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू वो देखने को मिलेगा गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, गवर्नमेंट बजट का मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि देयर आर बेसिकली 2 कंपोनेंट। अभी जैसे मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट या तो इनकम या तो पैसा कमाती है, या फिर सरकार क्या करती है, खर्चा करती है। ठीक है, तो 2 काम बेसिक सा रहता है भाई। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर बोला गया जो सरकार है वो 2 तरीके का बजट पेश करती है, एक तो रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। ठीक है, अभी हम लोग इसमें आएंगे कि रेवेन्यू जो बजट होता है उसके 2 पार्ट हैं, मतलब एक तो होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मैं भी बताऊंगा, लेकिन बस यहाँ समझना है कि एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। और जो रेवेन्यू बजट होता है वो 2 तरीके का, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू का इनकम कितना है और रेवेन्यू से हम लोग खर्चा कितना किए, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल जो बजट होता है वो 2 तरीके का, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर देखा जाए सिंपल सी बात, तो रेवेन्यू बजट होता है भाई, ठीक है, रेवेन्यू बजट होता है, और दूसरा क्या होता है, कैपिटल बजट होता है ना। याद हो जाएगा आपको यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर देख के चलिए। अब जो रेवेन्यू बजट है वो 2 तरीके का। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ भी होगा कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और उल्टा करके देखो तो आप लोग रिसीट और एक्सपेंडिचर में भी देख सकते हो, है कि नहीं, क्या देख सकते हो, रिसीट और एक्सपेंडिचर में भी देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पर तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या वो समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई 2 तरीके हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार 2, या तो रिसीट या तो एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो अगर देखा जाए तो रिसीट भी 2 प्रकार का, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट, है ना। जस्ट इसका उल्टा है, देख रहे हो। तो हमने क्या अभी बताऊंगा, रिसीट 2 तरीके का, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ठीक है, कैपिटल रिसीट। और दूसरा एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपको देखने को मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने कंपोनेंट रिसीट और एक्सपेंडिचर को माना है तो उस तरीके से चलना है कि नहीं, रिसीट और एक्सपेंडिचर को माना है तो आपका रिसीट ये हो गया और एक्सपेंडिचर ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के हिसाब से, तब चूंकि यहाँ पर देखो रेवेन्यू है ना, और यहाँ पर रिसीट है, यहाँ पर रिसीट है, और यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, देख रहे हो। तो हमने कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, है कि नहीं। यहाँ पर कैपिटल रिसीट कैपिटल, वहां पर एक्सपेंडिचर 2 तरीके का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगर रिसीट देखा जाए तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ किताब में ऐसा दिया हुआ है, कुछ किताब में ऐसा दिया हुआ है, दोनों राइट है, दोनों में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसको ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो आगे जो मेन है वो हमारा यहाँ है, जो कि पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भाई वो समझो। ठीक है, यहाँ पर क्या है वो समझो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसा कि मैंने बताया है ना कि बजट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होता है बजट रिसीट और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर रिसीट का मतलब एक तरीके से सिंपल सा क्या, सरकार के पास आने वाले 1 साल में इनकम कहाँ से आएगा और सरकार खर्चा कहाँ करेगी। ठीक है, तो इस पूरे जो आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा पूरा बजट का सार या फिर पूरा बजट का समरी।
ठीक है। बजट हो गया रिसीट और एक्सपेंडिचर। बजट में दो तरीके का, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट, और एक तरीके से कैपिटल रिसीट। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, रेवेन्यू रिसीट, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं रेवेन्यू रिसीट, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल रिसीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब जो रेवेन्यू रिसीट रहता है उसमें दो तरीके का, टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा मिला के क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट बनता है। और जो टैक्स में क्या, दो तरीके का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसा डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग पहले कंपनी को देते हैं, कंपनी के बाद फिर कहां पर जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स हो गए, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, जीएसटी का। तो इन दोनों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा मिलाकर टैक्स बनता है, और टैक्स जो होता है और नॉन टैक्स का पैसा मिलाकर रेवेन्यू बनता है। एक होता है कि हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे अगला वाले पार्ट में, लेकिन एक होता है नॉन टैक्स, जैसे कि आपका फाइन हो गया, फीस हो गया, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, फीस दे रहे हो, आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हो, वहां पर फीस दे रहे हो, तो वो सब सारी चीजें, ठीक है। फाइन्स होते हैं अगर आपने कोई नियम कानून तोड़ा है तो आपको फाइन देना पड़ रहा है भाई, तो फाइन देना पड़ रहा है, वो किसके अंदर आएगा, आपका नॉन टैक्स में। एस चीट होता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका जो है वो पता नहीं है कि भाई कौन उसका मालिक है नहीं, या फिर डिस्प्यूटेड लैंड है, अगर सरकार वहां से पैसा कमाती है तो हम लोग उसको एस चीट बोलते हैं। प्रॉफिट हो गया सरकार का, इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और सरकार के प्रॉपर्टी से जितना भी इनकम जनरेट हुआ है वो सब सारा पैसा आपका किसमें आएगा, या फिर गवर्नमेंट कम, यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉन टैक्स का पैसा। ठीक है, तो नॉन टैक्स और टैक्स का पैसा से हो गया रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में क्यों नहीं आएगा जब आप समझा रहे हैं, है कि नहीं? चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट में क्या होगा, बोरोइंग। कैपिटल का मतलब तो पूंजी, जो हमने एक तरीके से बाहर से लाया, ये तो हम लोगों ने कमाया है हमारे लोगों के द्वारा। तो सरकार का कहना है कि जो हम लोगों के लोगों के द्वारा जो कमाया गया पैसा है वो एक तरीके से रेवेन्यू रिसीट हो गया। कैपिटल रिसीट में बोरोइंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर सरकार अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दे, सरकार ने मान लो कि एसबीआई का 20% बेच दिया कोई एचडीएफसी को, इसका मतलब क्या हो, तो एचडीएफसी उसको पैसा देगी भाई, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को पैसा देगी। तो गवर्नमेंट को पैसा दिया, वो किसकी वजह से दिया, डिसइन्वेस्टमेंट। इस सरकार ने इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, सरकार अगर अपनी कंपनी का, सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर पैसा अगर आता है तो उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रिकवरी ऑफ लोन अभी पूरा डिटेल में आएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड स्मॉल सेविंग। और रिकवरी ऑफ लोन जो किया जा रहा है स्मॉल सेविंग्स है, वो एक तरीके से आपको कहां देखने को मिलेंगे, कैपिटल या कैपिटल रिसीट के अंदर। तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट मिलाकर क्या बन रहा है, रिसीट बन रहा है। यहां तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, अब सरकार के पास जितना भी पैसा आ गया था, अब आता है सरकार का खर्चा कितना है कि नहीं। अब सरकार का खर्चा कितना है भाई, अब देखो सरकार जो खर्चा, एक तो भाई रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हम लोग दूसरा नाम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे यहाँ रिसीट था, तो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर खर्चा, सैलरी देती है सरकार, पेंशन देती है, ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देती है, लो भाई काम कर लो थोड़ा सा, है ना, तो वो सब सारी चीजें। कैपिटल में क्या हो गया, लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी सरकार जो है वो इस तरीके के खर्चा करती है जिससे बाद में जाकर जो पैसा है वो कमा सके, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब वैसा खर्चा जिससे सरकार बाद में चलकर पैसा कमा दो। जैसे सरकार ने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो उनसे इंटरेस्ट भी लेगा भाई, बाद में पैसा आएगा भी। और सरकार ने कोई स्कूल बनाया, तो वहां पर बच्चे पढ़ने जाएंगे, बच्चे कुछ नॉमिनल फीस देंगे, चाहे 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, लेकिन वो निकल कर आता है। ठीक है, सरकार ने हॉस्पिटल बनाया तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी होगा भाई। तो इन सब सारी चीजों को मिला दिया जाए तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिलकर आता है एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा बजट का जो पूरा कॉन्सेप्ट वो क्या होता है कि नहीं। तो अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा क्या होगा भाई, पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर बोला जाए तो रेवेन्यू रिसीट से। ठीक है, क्या रेवेन्यू रिसीट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट स्टार्ट करेंगे, फिर कैपिटल रिसीट पर आएंगे, है कि नहीं, कैपिटल रिसीट में आएंगे, कैपिटल रिसीट में आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या बनाता है, रिसीट।
ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। और क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है भाई 1 नवंबर से, तो उसको भी जरूर देखिएगा हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।